प्यारे बच्चों, आज मैं आधुनिक इतिहास का ये बहादुर शाह के बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन कौन शासक आए परवर्ती मुगल काल में, इसके पूर्व मैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में बतलाया था और वहीं से आधुनिक इतिहास का प्रारंभ किया गया था। आज मैं बहादुर शाह प्रथम के उत्तराधिकार के बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम 1712 ईस्वी तक जो है शासन किया। उसके बाद बहादुर शाह के बेटे, 4 बेटे थे। एक जहांदर शाह, पहले बेटे का नाम था जहांदर शाह, दूसरा का नाम था अजीम उस शान, तीसरा था रफी उस शान और चौथा था जहान शाह। यानी बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे। एक जहांदर शाह, दूसरा रफी उस शान, तीसरा अजीम उस शान और चौथा जहान शाह। तो ये चारों बेटे जो थे आपस में लड़ने लगे उत्तराधिकार के लिए। उत्तराधिकार के लड़ाई में आखिर में होता क्या है कि उसमें जो ईरानी गुट का जो नेता था, मुगल काल के दरबार में ईरानी गुट का जो नेता था जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से आपका जहांदर शाह गद्दी पर आरूढ़ हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये ईरानी गुट क्या था। देखिए, इसको पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मुगल काल में 3 गुट काम कर रहे थे। मुगल काल के जो दरबार था, जो राजशाही दरबार था, उसमें 3 गुट काम कर रहे थे। एक तुरानी गुट काम कर रहा था, दूसरा अफगानी गुट काम कर रहा था और तीसरा ईरानी गुट काम कर रहा था। फिर से याद रखेंगे, तुरानी गुट, अफगानी गुट और ईरानी गुट काम कर रहा था। तो तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे, तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे और ईरानी जो थे वो शिया मत के थे। याद रखिएगा, ईरानी क्या थे? शिया मत के थे और तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे। तो शिया मान्यता वाले ईरानी दल में असद खां, याद रखिएगा, असद खां और उसके बेटे जुल्फिकार खां, ये याद रखिएगा। यानी ईरानी गुट जो शिया मत के थे मानने वाले, उसमें प्रमुख थे असद खां और उसका बेटा था जुल्फिकार खां। तो ये ईरानी गुट के थे। क्लियर हुआ? यानी मुगल दरबार में 3 गुट काम कर रहे थे, तुरानी गुट, अफगानी गुट और ईरानी गुट। तुरानी और अफगानी जो थे वो सुन्नी मत के थे और ईरानी गुट जो था शिया गुट के थे। तो ईरानी गुट के जो थे प्रमुख वो असद खां था और असद खां का बेटा जुल्फिकार खां था। तुरानी गुट में जो थे चिन किलिच खां थे, याद रखिएगा, और गाजुद्दीन फिरोज खां थे। ये तुरानी गुट के थे। अब उसके बाद याद रखिएगा कि इस गुट में राजपूत, जाट, ये सब भी यानी उसके मददगार थे। तो ईरानी गुट की सहायता से बहादुर शाह प्रथम का बेटा जहांदर शाह गद्दी पर आरूढ़ हुआ। 51 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, 51 वर्ष की अवस्था में 29 मार्च 1712, 51 वर्ष की अवस्था में 29 मार्च 1712 ईस्वी को ये जहांदर शाह जो थे जुल्फिकार खां, यानी ईरानी गुट के असद खां के बेटा जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठता है। और जब भाई
जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर साहब बैठेगा तो जहांदर साहब कुछ तो सोचेगा। उन्होंने क्या किया कि जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया और उसके पिता असद खां को जो है अपना वकील नियुक्त कर दिया। यानी जहांदर शाह ने क्या किया कि ईरानी गुट के जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया और अब जुल्फिकार खां के पिता असद खां को अपना वो वकील बना दिया। तो इस तरीका से याद रखिएगा, जहांदर शाह जब बना तो उन्होंने तुरंत एक काम किया कि भाई जो जजिया कर था उसको समाप्त किया, भाई कि ये जजिया कर समाप्त करो। उन्होंने हिंदू से बढ़िया रिलेशन जोड़ना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो जयसिंह को जो था मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जब जयसिंह मालवा का सूबेदार हो गया और इतना ही नहीं, उन्होंने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है एक क्वेश्चन कि मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो याद रखिएगा मिर्जा राजा की उपाधि ये जो था जयसिंह को था। और ये किसने दी, तो बहादुर शाह प्रथम के बेटे जहांदर शाह ने दी। तो परवर्ती मुगल हम पढ़ रहे हैं 1712 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, ईरानी गुट की सहायता से बैठा। उसके बाद मारवाड़ के अजीत सिंह, याद होगा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह, मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह और महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को दी। अब ये अजीत सिंह को दिया महाराजा की उपाधि और गुजरात का सूबेदार बना दिया। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है कि बताइए कि अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी, तो याद रखिएगा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि जहांदर शाह ने दी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि गुजरात का सूबेदार जहांदर शाह ने किसे बनाया, तो याद रखिएगा महाराजा अजीत सिंह को बनाया। मराठों के साथ उन्होंने स्थिति बढ़िया बहाल करना शुरू की। मुगल ये जानते थे कि भाई जब तक मराठे के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप अच्छा ढंग से शासन नहीं चला सकते हैं। तो उसने क्या किया कि मराठा शासक को दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दिया कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। तो भाई कार्रवाई के अंतर्गत राजा राम का जो पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब प्रदान किया गया और अनूप सिंह का खिताब दिया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है, अनूप सिंह का खिताब किसे दिया गया, अनूप सिंह का खिताब किसे दिया गया, याद रखिएगा शिवाजी द्वितीय को दिया गया। अनूप सिंह का जो खिताब था वो शिवाजी द्वितीय को दिया गया। अब इतना ही नहीं, जाट नेता चुड़ामन, आपने चुड़ामन सरदार के बारे में सुना था, चुड़ामन सरदार और छत्रसाल के बारे में जानते थे। उनका जो संबंध था चुड़ामन सरदार और छत्रसाल का संबंध, छत्रसाल बुंदेला सरदार के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि बुंदेला सरदार, तो याद रखिएगा बुंदेला सरदार छत्रसाल को कहा गया। और चुड़ामन, इन दोनों के साथ मुगल का संबंध बहुत ही अच्छा रहा था। तो बंदा बहादुर और ये जो थे उसके प्रति याद होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपना सैन्य अभियान चालू रखा और जब सिखों के प्रति उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। अब होता क्या है कि जुल्फिकार खां जो था वह वजीर बन चुका था, जहांदर शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। उन्होंने समस्त राजस्व प्रशासनिक जो भी दायित्व था उन्होंने अपने चाटुकार, अपने चमचा जिसको कह सकते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र के हाथ में रख दिया। सुभाष चंद्र जो था उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और मुगल कालीन प्रशासनिक को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। स्थिति ये हो गई कि आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई।
जब राजकोष खाली होने लगा तो जुल्फिकार खां के पास आया सुभगचंद्र और कहा कि राजकोष खाली हो रहा है, मैं इजारा व्यवस्था लागू करना चाहता हूं। सुभगचंद्र के सलाह पर ही उन्होंने जहांदर शाह ने मुगल काल में इजारा व्यवस्था लागू किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इजारा व्यवस्था मुगल काल में किसने लागू किया। आप कहिएगा कि इजारा व्यवस्था लागू करने वाला मुगल बादशाह जहांदर शाह था। यह जहांदर शाह इजारा व्यवस्था जो थी, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें टैक्स वसूलने के लिए, जिसमें मालगुजारी वसूलने के लिए जो है वो वसूली ठेका पर दिया जाना ही इजारा व्यवस्था कहलाती है। अर्थात वैसी प्रथा जिसमें भू राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदार को दे देने की प्रथा जो है इजारा व्यवस्था कहलाती है। तो जहांदर शाह जो था बिल्कुल निश्चिंत था और वो अपनी प्रेमिका लाल कुमारी वेश्या के साथ, ये लाल कुमारी जो थी उसके प्रेम में पागल था। और ऐसा जहांदर शाह पूरे भारत, पूरे मुगल कालीन व्यवस्था का ये लाल कुमारी के चरण में रख दिया था, और जिसके कारण जहांदर शाह कभी प्रशासनिक व्यवस्था को देख नहीं पाया। और लाल कुमारी अपने प्रभाव में जहांदर शाह को इस कदर गिरफ्त कर चुकी थी कि भारत जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर चलना प्रारंभ हो गया। प्यारे बच्चों, इसीलिए तो जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां पैदा होता है कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। आप याद रखिएगा, जहांदर शाह को, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। यानी कमजोर तो था ही, विलासी था ही, अयोग्य भी था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया है। ये प्रश्न बिल्कुल आप नोट में लिखिए कि जहांदर शाह एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसे लंपट मूर्ख कहा गया और वह लाल कुंवारी वेश्या के प्रेम में गिरफ्त था। तो जहांदर शाह के विषय में खफी खां जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा कि उस समय की जो भारत की जो व्यवस्था थी उसमें जितने भी नर्तक लोग थे, जो लौंडा नाच कहते हैं, वह उसी जहांदर शाह की ही देन है। आप जो जितने भी गायक, नर्तकी, नाट्यकर्मी, सबके लिए वह अनुकूल युग था। जहांदर शाह जो था उस नाट्यकर्मियों के प्रति, नचनियों के प्रति, नर्तकियों के प्रति, गायकों के प्रति बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। कला का जरूर सम्मान करता था, लेकिन चूंकि उसी में वह डूबा हुआ था, भोग विलासिता में डूबा हुआ था। यह तो ऐसा बादशाह था जो लाल कुंवारी के बिना वह गद्दी पर भी नहीं बैठता था। अब समझ सकते हैं, इसलिए खफी खां ने ऐसा लिखा है कि गायकों के लिए, नर्तकियों के लिए, नाट्यकर्मियों के लिए किस मुगल बादशाह का जो है वो अनुकूल युग था, तो आप कहिएगा जहांदर शाह का ही शासनकाल कह सकते हैं। चूंकि अब वह इसमें इतना मशगूल हो चुका था कि फर्रुखसियार जो अजीम उस्सान का पुत्र था, अर्थात जहांदर शाह का वह भतीजा था फर्रुखसियार, उसको पटना के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां
और उसका बड़ा भाई जो इलाहाबाद का सहायक सूबेदार था सैयद अब्दुल्ला खां, यानी इसके सैयद बंधु के प्रभाव में आकर के फर्रुखसियार ने अपने चाचा की हत्या कर दिया और इसमें जुल्फिकार खां जो है के द्वारा ही असद खां और जुल्फिकार खां के द्वारा जो है फर्रुखसियार ने उसको मरवा दिया। और ये जो था इस प्रकार से जो है जहांदर युग खत्म हुआ तो 1713 ईस्वी में, यानी शासन बहुत कम दिन किया। तो जहांदर शाह से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आइए कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है? तो आप कहिएगा कि जहांदर शाह को। कहेगा महान इतिहासकार खफी खान के अनुसार वह कौन सा मुगल बादशाह का युग था जिसके युग में गायक, चारण गाने वाले, नाट्यकर्मी, ये सब के लिए बहुत ही अनुकूल युग था? आप कहिएगा जहांदर शाह का शासन का। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि इजारा व्यवस्था किसने लागू की? आप कहिएगा इजारा व्यवस्था लागू करने वाला ये जो था सो जहांदर शाह था। आपका फिर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? आप कहिएगा जहांदर शाह बना। फिर 5वां क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो लाल कुमारी वेश्या के प्रेम में कौन सा मुगल बादशाह पागल था? आप कहिएगा जहांदर शाह। तो इस प्रकार से 5 से 6 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ये आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन ये कह सकता है कि इजारा व्यवस्था क्या थी? तो आप कहिएगा कि जो मालगुजारी अर्थात भू राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा लागू करना ही इजारा व्यवस्था कहलाती है। तो इस तरीक़ा से 7 से 8 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बीपीएससी के दृष्टिकोण से और आने वाला बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक की जो भर्ती हो रही है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आते हैं कि फर्रुखसियार जो है अब सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जिन्हें सैयद बंधु की संज्ञा दी गई है। सैयद बंधु की संज्ञा किसे दी गई है? तो याद रखिएगा सैयद हुसैन अली खां और सैयद बंधु ये अब्दुल्ला खां को जो है सैयद बंधु की संज्ञा दी गई है। ये सैयद अब्दुल्ला खां जो थे वो बारहा के पुत्र थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों बंधुओं ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो इस तरीका से इसको जो है सैयद बंधु में हुसैन अली खां जो था पटना का और अब्दुल्ला खां जो था वो इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ था। और इसकी सहायता से ही याद रखिएगा इसे किंग मेकर यानी मुगल शासन काल में किंग मेकर की भी संज्ञा दी गई है। तो मुगल शासन काल में याद रखिए मुगल शासन काल में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? सैयद बंधु थे। सैयद बंधु किन्हें कहा गया है? याद रखिएगा कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जो दोनों भाई थे उन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला पूछा जाएगा कि सैयद बंधु द्वारा निर्मित भारत का पहला शासक कौन था? आप याद रखिएगा फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार जो था वो सैयद बंधु के द्वारा जो राजा बनाया गया वो पहला राजा फर्रुखसियार ही था। तो फर्रुखसियार 11 जनवरी 1713 ईस्वी को मुगल सिंहासन पर बैठा और अब्दुल्ला खां को जो है चूंकि अब्दुल्ला खां इलाहाबाद याद रखिएगा उसको वजीर बनाया और हुसैन अली खां को जो है मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। अब पूछा जाएगा कि सैयद बंधु में जो है हुसैन अली खां को जो है वो मीर बख्शी नियुक्त किया और अब्दुल्ला खां को जो है वो वजीर बना दिया गया। तो इस तरीका से फर्रुखसियार जो था उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जुल्फिकार खां की हत्या करवाई। सबसे पहला काम क्योंकि जुल्फिकार खां जो था जुल्फिकार खां के द्वारा ही उन्होंने जहांदर शाह की हत्या करवाई थी और जहांदर शाह जो था चूंकि जुल्फिकार खां उस समय वजीर था अब वजीर बना दिया गया किसको? अब्दुल्ला खां को बना दिया गया। तो इसीलिए क्या किया कि सबसे पहला जो है जुल्फिकार खां की हत्या उन्होंने फर्रुखसियार के द्वारा करवा दिया गया। दूसरा क्या हुआ
कि याद कीजिए चिनकिलिच खां के बारे में मैंने बतलाया था कि सुन्नी मत के थे, ये बहुत ही मतावलंबी थे सुन्नी मत के, तो इन्होंने चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क के नाम से वह प्रसिद्ध था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि निजाम उल मुल्क के नाम से जो थे वो प्रसिद्ध थे चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां जो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध था, उन्होंने सबसे पहले दक्षिण के 6 सूबा की सूबेदारी उसी के हाथ में दे दी थी। किनके हाथ में? चिनकिलिच खां के हाथ में दे दी थी। तो वह जो ही जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियार गद्दी पर बैठता है तो वह जो है सो सबसे पहले तो तुरंत जजिया कर को समाप्त किया और इन्होंने सबसे बड़ा तीर्थ यात्री कर हटाया। पूछा जाता है तीर्थ यात्री कर हटाने वाला परवर्ती मुगल बादशाह कौन था? याद रखिएगा तीर्थ कर हटाने वाला, तीर्थ यात्री कर हटाने वाला पहला परवर्ती मुगल बादशाह जो था वो फर्रुखसियार था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखिएगा उन्होंने चुरामन के साथ दोस्ती कर ली भाई। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को उन्होंने परास्त किया। और याद रखिए अजीत सिंह की जो बेटी थी, अजीत सिंह को पहले तो परास्त किया करता है, पहले परास्त करता है और लेकिन परास्त करने के बाद उसे बंदी नहीं बनाता है। फर्रुखसियार बंदी नहीं बनाता है। अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह, अजीत सिंह महाराजा की उपाधि मिला था, जहांदर शाह ने दिया था अजीत सिंह को। याद कीजिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने बतलाया कि जहांदर शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। और अजीत सिंह को जब फर्रुखसियार हरा देता है, वह मालवा का था, याद कीजिएगा मैंने पिछले अभी तुरंत बतलाया था कि वह मालवा का सूबेदार उसको बना दिया गया था। तो अजीत सिंह को जब हरा देता है तो फर्रुखसियार उसे बंदी नहीं बनाता है, दोस्ती का हाथ बटाता है और अजीत सिंह बदला में क्या करता है कि अपनी बेटी का जो विवाह है, अपनी बेटी का विवाह फर्रुखसियार के साथ कर देता है। तो उसने क्या किया कि याद होगा कि फर्रुखसियार के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा सबसे पहले सिख नेता बंदा बहादुर पर आक्रमण करता है, घोर यातना देता है और 19 जून 1716 ईस्वी को बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। सिख नेता, याद कीजिए, सिख नेता बंदा बहादुर की मृत्यु प्रदान करने वाला और कोई नहीं फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर का दमन किया। तो एक क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर का दमन करने वाला मुगल शासक कौन था? आप याद रखिएगा बंदा बहादुर का दमन करने वाला मुगल शासक फर्रुखसियार था। तो फर्रुखसियार जो था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने बंदा बहादुर का दमन किया। अगला हम लेते हैं कि ये सोचने में अक्षम था, बिल्कुल अक्षम था, इसकी सोच दूरदर्शी नहीं थी और 1717 ईस्वी भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से काला अध्याय कह सकते हैं, काला दिन कह सकते हैं कि उन्होंने 1717 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को शाही फरमान द्वारा बहुत सारी शाही फरमान, पूछा जाएगा शाही फरमान 1717 ईस्वी में लागू करने वाला मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियार था। तो शाही फरमान द्वारा बहुत सी व्यापार संबंधी रियायतें दी, जिसमें बिना शुल्क के, बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार किया जाना भी शामिल था। और आपको मालूम होगा इसी के कारण तो बंगाल अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो यदि यह 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा थोड़ी सी भी अपनी सोच और दूरदर्शिता का यदि पालन होता तो आज बंगाल पर पावर नहीं था कि अंग्रेज घुस जाते। इसीलिए जो फिर उसने मीर जुमला के प्रभाव में आकर के सैयद बंधु के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के प्रति कृतज्ञता का व्यवहार किया। जिसने आपको राजा बनाया उसके प्रति भी आप गलत सोच रहे हैं, दूरदर्शिता का अभाव है और आप मीर जुमला के प्रभाव में आकर के जिसने आपको राजा बनाया उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। आप कहां से बचिएगा? बहुत मजबूत थे सैयद बंधु। उसने क्या किया? फर्रुखसियार ने एक षड्यंत्र रचा
कि भाई सैयद बंधु की हत्या कर दें। सैयद बंधु कहीं आपके से बहुत ऊपर की सोच थी। सैयद बंधु ने ही उल्टे फर्रुखसियार की हत्या करवा दिया और मराठा नेता का उसने सहयोग लिया। मराठा नेता साहू के सहयोग के द्वारा सैयद बंधु ने फर्रुखसियार की हत्या 28 फरवरी 1719 में गला दबाकर कर दी। तो अब देखिए सैयद बंधु कितने मजबूत थे, किंग मेकर थे। मुगल बादशाह में, मुगल शासन काल में पहला यदि राजा बनाने वाला था तो फर्रुखसियार को बनाया और फर्रुखसियार ने उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार किया, जिसके कारण सैयद बंधु ने मराठा नेता साहू के सहयोग से ये 28 फरवरी 1719 ईस्वी को गला दबा करके हत्या कर दी। फर्रुखसियार एक घृणित, कायर और निंदित सम्राट था, इसीलिए फर्रुखसियार को जो है वो घृणित कायर सम्राट कहा जाता है। फर्रुखसियार को जो है सो लोमड़ी की संज्ञा दी गई है। यानी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि घृणित कायर सम्राट किस मुगल बादशाह को कहा गया है? तो आप कहिएगा कि घृणित कायर सम्राट जो था वो कहा गया है फर्रुखसियार को। फर्रुखसियार जो था, मैंने बतलाया कि सैयद बंधु के द्वारा पहला मुगल बादशाह बनने वाला कौन था? आप कहिएगा फर्रुखसियार था। अगला क्वेश्चन है कि बतलाइए कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल बादशाह के साथ किया? आप कहिएगा कि फर्रुखसियार के साथ किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि फर्रुखसियार जो था उन्होंने सैयद बंधु के साथ कृतज्ञता का व्यवहार किया, जिसके एवज में उसे मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो कब मृत्यु को प्राप्त हुआ? आप कहिएगा 28 फरवरी 1719 को। आप कहिएगा कि बताइए कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों के प्रति शाही फरमान जारी किया गया? आप कहिएगा फर्रुखसियार के शासनकाल में। तो ये सारे करीब 5 से 7 प्रश्न इसमें भी हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से जहांगीर शाह में 7 से 8 प्रश्न और ये जो है सो फर्रुखसियार के शासनकाल में भी करीब 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 से 16 प्रश्न जो मैंने बतलाया वो बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सीजीएल के लिए जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, जब जो है सो अब रफ़ी-उद-दरजात, चूंकि 28 फरवरी की मृत्यु हो गई थी तो रफ़ी-उद-दरजात को 1719 यानी 28 फरवरी 1719 से लेकर के बहुत कम दिन रहा, 4 जून 1719 ईस्वी को। यानी बतलाइए परवर्ती मुगल में पहला शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। उसके बाद बतलाइए कौन था? तो जहांगीर शाह था। जहांगीर शाह के बाद कौन आया? फर्रुखसियार आया। फर्रुखसियार के बाद रफ़ी-उद-दरजात। तो रफ़ी-उद-दरजात था कौन? तो मैं बतला दूं कि रफ़ी-उद-दरजात जो था सो इसका जहांगीर शाह का ही जो था वो भतीजा था। और आपको बता दूं अकबर द्वितीय का बेटा था नेकुसियर का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। अकबर द्वितीय का पुत्र नेकुसियर का जो विद्रोह हुआ इसी के शासनकाल में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीना 4 दिन का शासनकाल रहा रफ़ी-उद-दरजात का। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि जो बतलाइए नेकुसियर का विद्रोह किस मुगल शासक काल में हुआ? तो आप कहिएगा रफ़ी-उद-दरजात।
दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी मृत्यु तुरंत हो गई, क्षय रोग से हुई, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। 4 जून 1719 ईस्वी को रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु क्षय रोग से हुई। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई। तो एक बढ़िया प्रश्न बनता है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई? तो आप याद रखिएगा, रफ़ी-उद-दरजात। अगला जो प्रश्न आता है कि भाई उसके बाद इसको भी बनाया कौन? तो इसको भी बनाया सैयद बंधु। तो सैयद बंधु अभी तक 2 को बना चुका। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो आ गया रफ़ी-उद-दौला। तो रफ़ी-उद-दौला ने क्या किया? रफ़ी-उद-शान के दूसरे पुत्र को बनाया रफ़ी-उद-दौला को। यानी रफ़ी-उद-शान का पहला बेटा था रफ़ी-उद-दरजात, जिसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो गई, जिन्होंने 3 महीना 4 दिन का शासन किया। और इसी के शासनकाल में अकबर द्वितीय का पुत्र नेकुसियर का विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को आराम से इन्होंने दबा दिया था। आते हैं उसके बाद रफ़ी-उद-दौला, जो रफ़ी-उद-शान का दूसरा पुत्र था। तो इनको जो है शाहजहां द्वितीय, याद रखिएगा, शाहजहां प्रथम तो आप जान ही रहे हैं, शाहजहां द्वितीय की उपाधि इसी को प्राप्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि किस मुगल बादशाह को शाहजहां द्वितीय की उपाधि प्राप्त हुई है? बहुत लोग तो शाहजहां द्वितीय का नाम तक नहीं जानता। आप जान लीजिए, रफ़ी-उद-दौला को ही शाहजहां द्वितीय की उपाधि प्राप्त है। तो रफ़ी-उद-दौला जो है, जब इसको बना तो रफ़ी-उद-दौला एक बहुत अच्छा काम किया। जो अजीत सिंह की जो बेटी थी वो तो अब विधवा हो गई थी, चूंकि अब फर्रुखसियार मर चुका था और फर्रुखसियार के साथ अजीत सिंह अपनी बेटी की शादी किया था, तो बेचारी विधवा थी। अब बहुत सारे मुस्लिम लोग तंग कर रहे थे भाई शादी करने के लिए, लेकिन बेचारी तो नहीं चाहती थी शादी करने के लिए। तो रफ़ी-उद-दौला ने सबसे पहले क्या किया कि उसको इस्लाम से मुक्त कर दिया। इस्लाम से मुक्त किया, इसको मुगल हरम कहते हैं। तो मुगल हरम से मुक्त कर दिया और उन्होंने क्या किया, वह जो लड़की थी उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस तरीका से एक बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ये भी बहुत कम दिन शासन किया। तो इसकी भी मृत्यु 17 सितंबर 1719 को हो गई, यानी 6 जून से 17 सितंबर। तो आप देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना। तो आपको एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल सबसे अल्प दिन के रहे? तो आप कहिएगा रफ़ी-उद-दरजात, और दूसरा में रफ़ी-उद-दौला। उसके बाद ये 4 महीना, वो 3 महीना 4 दिन, और ये 4 महीना से कुछ दिन ज़्यादा रहा। तो ये याद रखिएगा। तो रफ़ी-उद-दरजात को भी किसने बनाया? सैयद बंधु ने बनाया। रफ़ी-उद-दौला को किसने बनाया? सैयद बंधु ने बनाया। फर्रुखसियार को किसने बनाया? सैयद बंधु ने बनाया। तो पेचिश रोग के कारण इसकी भी मृत्यु हो गई। अब देखिए, क्षय रोग के कारण रफ़ी-उद-दरजात, दरजात क्षय रोग, यानी दरजात याद रखिए, क्षय रोग याद रखिए, और रफ़ी-उद-दौला याद रखिए पेचिश रोग। तो ये गड़बड़ाइएगा ना, ये प्रश्न पूछा जाता है। पेचिश रोग में लोग ये अक्सर गलत मार देते हैं। पेचिश रोग में याद रखिएगा रफ़ी-उद-दौला। तो इस तरीका से यहाँ से कई प्रश्न आ रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ, 2 से 3 प्रश्न वहाँ, और 17 से 18 प्रश्न वहाँ। कुल मिलाकर के अभी तक 25 प्रश्न जो है ये इस तरीका से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए, अब सैयद बंधु जो था, आपको पता होगा कि शाही कठपुतली, जितने भी राजा बन रहे वो कठपुतली थे किसके? सैयद बंधु के थे। तो उन्होंने अब जो था जहांशाह, याद रखिए जहांशाह कौन था? तो मैंने बतलाया था, बहादुर शाह प्रथम का चौथे बेटे का नाम क्या था? जहांशाह था। तो जहांशाह का 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर, याद रखिएगा, 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को जो है वो गद्दी पर बैठाता है, और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो मोहम्मद शाह जो था उसको रंगीला बादशाह कहा गया है। रंगीला, बिल्कुल रंगीला था, नंगे आ जाता था भाई शासन करने के लिए। जब तख्ता पर बैठता था नंगे बैठ जाता था। बताइए, ऐसा भी मुगल बादशाह हुआ, इसीलिए तो इसको रंगीला बादशाह कहा गया।
इसके शासनकाल में हिजरा और महिला हिजरा का प्रभुत्व आ गया, महिलाओं का प्रभुत्व आ गया। ये जो था रंगीला बादशाह था। सिंहासन पर बैठने के बाद मोहम्मद शाह जो था वो सैयद बंधु का आज्ञाकारी प्रतिनिधि सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सैयद बंधु ये नहीं चाहता था कि भाई शासन काल खराब रहे, लेकिन यह तो भोग विलासिता में विलुप्त था, लुप्त एकदम बिल्कुल लिप्त था। इसीलिए तो इसको रंगीला बादशाह कहा गया है। और बतलाइए इसका पुराना नाम क्या था? रोशन अख्तर था। और इसको भी बनाया किसने? तो इसको भी बनाया मोहम्मद शाह ने। तो एक तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये अंतिम बादशाह था जिसको सैयद बंधु ने बनाया। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सैयद बंधु के द्वारा बनाया गया अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो रोशन अख्तर उर्फ मोहम्मद शाह। चलिए बतलाइए मोहम्मद शाह गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखिएगा 17 सितंबर 1719 को गद्दी पर बैठा। दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? आप याद रखिएगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया है। तो इस तरीका से जो है इसकी नीति खराब होने लगी। भाई बादशाह के नए मित्रों में सबसे योग्य कौन था? तो आपको पता होगा चिन किलिच खां था, जो उस समय निजामुल के नाम से जाना जाता था। और वह तुरानी सैनिक हैदर खां ने 9 अक्टूबर 1720 को मालवा की ओर जाते समय सैयद हुसैन अली खां को छुरा मार करके हत्या कर दी। अब चिन किलिच खां के जो सैनिक था हैदर खां ने, उन्होंने क्या किया? हैदर अली यानी हैदर ये जो था सैयद हुसैन अली की हत्या कर देता है। और जब हुसैन अली खां की मृत्यु हो गई तो उसका जो भाई था, जो मैंने बतलाया था अब्दुल्ला, उस अब्दुल्ला को जो है सो उन्होंने क्या किया? उसको भी 13 नवंबर 1720 को हसनपुर में जो है बंदी बना करके और उसको भी जहर दे करके मार देता है। इस तरीका से सैयद बंधु का दमन करने वाला, सैयद बंधु का दमन करने वाला कौन सा मुगल बादशाह था? याद रखिएगा मोहम्मद शाह और रोशन अख्तर। यानी जिस शासक को फर्रुखसियार ने, फर्रुखसियार की पहला, दूसरा रफ़ीउद्दर्जात, तीसरा रफ़ीउद्दौला और चौथा मोहम्मद शाह, जिस मोहम्मद शाह को सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया, उसी सैयद बंधु की हत्या मोहम्मद शाह ने करवा दी। तो इस तरीका से मोहम्मद शाह के समय में जो है सो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शीद कुली खां, याद रखिएगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मोहम्मद शाह के समय में ही मुर्शीद कुली खां जो है, और अवध में सादत खां, अवध में सादत खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, याद रखिए बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सादत खां और दक्कन में निजामुल मुल्क उर्फ चिन किलिच खां, और भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह। तो इस तरीका से ये जो है स्वतंत्र होना शुरू हो गया। भाई 24 फरवरी 1739 ईस्वी को आपको याद होगा कि भारत जो है उसमें नादिर शाह, जो फारस का शासक था, वो भारत आता है। और भारत आने के बाद उसने क्या किया? पूरी तरह भारत को लूटा, खूब लूटा। तो मोहम्मद शाह के साथ युद्ध भी होता है और उस युद्ध में जो है मोहम्मद शाह हार जाता है, नादिर शाह की जीत होती है और नादिर शाह जो है खूब लूटता है। इतना लूटा कि मत पूछिए। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ आता है कि बतलाइए कि फारस का शासक नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत आया? तो आप याद रखिएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत आया। ये 1739 में आता है। तो 1719 से लेकर के 1748 तक जो है मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह जो है बहुत दिन शासन करता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ आता है कि फूल वालों की सैर किस मुगल शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो आप याद रखिएगा फूल वालों की सैर जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आता है कि यह उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ख्वाजा कुतुब शाह के दरगाह में चालू हुआ था।
अब नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी अफगान का शासक बनता है और 1747 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार शाहनवाज खां के निमंत्रण पर भारत पर फिर से आक्रमण करता है। और इस प्रकार से लाहौर जीतने के बाद जब वह दिल्ली पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ा तो मोहम्मद शाह का पुत्र जो था अहमद, जो उसका भी नाम अहमद शाह था, तो मोहम्मद शाह का जो बेटा था अहमद शाह था, उन्होंने क्या किया कि नादिर शाह के सैनिक अहमद शाह अब्दाली को परास्त करता है और इस तरीका से उसको वापस भेज देता था। तो मोहम्मद शाह 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है मैंने आपको बतलाया कि जहांदर शाह के बाद बतलाया फर्रुख सियार के बाद रफ़ीउद्दर्जात के बाद रफ़ीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह जो है 1748 ईस्वी तक आज मुगल काल का इतिहास मैंने आपको बतलाया है। कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और बहुत ही जल्द मैं बोर्ड का भी यूज करने वाला हूं। बहुत आभार, धन्यवाद। और एक बार पुनः लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज को आप अपना ढेर सारा आशीर्वाद, इसको कमेंट करते रहें और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर इसे देखें, शुरू से अंत तक देखें। इतिहास आपसे दूर नहीं होने वाला है। मैंने आज करीब 50 क्वेश्चन आपके बीच रखा है। इस 50 क्वेश्चन को मैं पुनः अगले दिन एक बार रिपीट करूंगा। आप देखते रहिए। मेरा अगला क्लास अहमद शाह से लेकर के एकाएक मैं पढ़ा दूंगा, पूरा मुगल काल का अंत करूंगा। इसलिए अगला वीडियो इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।